हम प्रधानमंत्री मोदी का भी जानना चाहेंगे कि उनका फ्यूचर एज अ पीएम आपको क्या लग रहा है। यानी मोदी से अगर कोई डायरेक्ट दुश्मनी करता है तो उसके लिए मोदी जी के लिए पीएम बनना 2029 में असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है। और अगर अभी जैसे बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और बीजेपी का बहुत फोकस है, बंगाल जीतना तो बीजेपी के लिए मतलब इतना बड़ा टास्क बन गया ममता बनर्जी की वजह से, तो अब आपको क्या लगता है कि कुछ है चांस? जी की कुंडली में अब अवसान का समय है। लोग सीएम योगी का बहुत नाम लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं ऐसी इमेज है कि वो आने वाले टाइम पे पीएम भी बन सकते हैं, तो उनकी कुंडली के हिसाब से आपको लगता है कि उनके लिए पॉसिबल है पीएम बनना आने वाले टाइम पे? हमारे शास्त्रों में क्या कोई नेगेटिव एनर्जी का कुछ ऐसा जिक्र है या उसके बारे में आप बताना चाहो कि क्या कहा गया है नेगेटिव एनर्जी को लेकर? वैष्णो देवी मंदिर अगर कोई जाता है तो उसके लिए मतलब कुछ आप बताना चाहें कि वैष्णो देवी मंदिर में जब आप जाते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि आप शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनको भी कुंडली का है कि मतलब किनको लगाना चाहिए किनको? शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनको देखना चाहिए, कुंडली का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए और करवाना चाहिए। क्या आप भी अपने पास नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं और इससे बचना चाहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आप पूरा देखिए, क्योंकि आज आचार्य मनोज पांडे हमें कुछ ऐसी चीजें नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप नेगेटिव एनर्जी को खुद से पहचान भी सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। और ये पॉडकास्ट पूरा देखने के बाद आपको ना सिर्फ अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और आई एम श्योर ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप इस वीडियो को काफी शेयर भी करेंगे। इस वक्त दुनिया में काफी सारे देश हैं जहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में है कि ये कब रुकने वाले हैं? क्या अभी भी ये काफी जो युद्ध है वो काफी आगे तक बढ़ेगा? 2026 का जो साल है यह सूर्य का साल है और सूर्य अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हमेशा व्यक्ति को एग्रेसिव करती है और उससे युद्ध की स्थितियां बनती है। उसमें मंगल, राहु और शनि की स्थितियां अगर वेद करती हैं, आ जाती हैं आमने सामने या उनका साथ मिलता है तो युद्ध के हालात बनते हैं और युद्ध भी होता है। वैसे वर्ल्ड वार की कोई अभी भविष्यवाणी किसी ने नहीं की है और ना ही अगले 3 साल तक कोई होने के चांस है। लेकिन अगर 8-10 देश, 12 देश, 15 देश, 20 देश आपस में लड़ते हैं तो एक मिनी वर्ल्ड वार ही माना जा सकता है। तो ये कंडीशन अभी कब तक चलेगी? जैसे अमेरिका का, ईरान का जो भी चल रहा है, ये 2030 तक चलेगा। 30 तक? हाँ, 2030 तक ये एग्रेसिव का समय रहेगा। इसमें गुरु का ट्रांजिट जो है वो आगे पीछे बार बार हो रहा है जो शांति के लिए है। अच्छा, बीच में आगे पीछे बार बार होने से मंगल और राहु और शनि और सूर्य ये सब गड़बड़ बीच में कर देते हैं और कभी शांति हो जाती है, कभी युद्ध शुरू हो जाता है, कभी तनातनी हो जाती है और विश्व में होता रहता है। लेकिन यही चीजें आम जनता में जो समाज में है वो समाज में भी इसी तरह की तनातनी देखने को मिलती है। इसका फर्क इंडिया पे भी काफी पड़ रहा है देखा जाए तो। और भारत में भी अंदरूनी तौर से देखा जाए तो काफी तनातनी है, बहुत चीजों में तनाव है। राजनीतिक देखिए तो, सामाजिक रूप से देखिए तो बहुत तनाव चल रहा है। तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा आगे हम बात की जाए? फ्यूचर अगर कहा जाए भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी ये ट्रांजिट में फंसा हुआ है ग्रहों के, तो थोड़ा सा नुकसान भी होगा। हालांकि जनधन की हानि बहुत होनी है। अच्छा, अब उसका प्रेडिक्शन है? हाँ, जनसंख्या बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब 8 अरब के लगभग जनसंख्या है दुनिया की, तो ये 6 अरब से नीचे हो जाएगी। ये जो युद्ध है उसके युद्ध इतने होंगे और आपसी अंदरूनी कलह होगी, देश के अंदर बगावत होगी, तो इस तरह से मारकाट होगी तो जनसंख्या कम होगी। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही किसी पर बम गिराएगा तो उसके लोग मरेंगे। आपस में भी गृह युद्ध भी हो सकता है, गृह युद्ध में भी लोग मर जाते हैं, तो कैसे भी मरेंगे लोग। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो फिर हम प्रधानमंत्री मोदी का भी जानना चाहेंगे कि उनका फ्यूचर एज अ पीएम आपको क्या लग रहा है? मोदी की राशि जो है वो, उनकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और उसके साथ ही लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल सप्तम स्थान को देखता है। तो फैमिली के लिए तो उनका कोई भी हिसाब किताब नहीं है, वो सभी जानते हैं क्योंकि मंगल ने नहीं बनने दिया। लेकिन मंगल उनका इतना एग्रेसिव है और इतना अच्छा है कि वह शत्रुहंता योग बनाता है। यानी मोदी से अगर कोई डायरेक्ट दुश्मनी करता है तो उसके लिए दिक्कत है।
उसको परेशानी होगी। इसलिए मोदी जी से साइड में राजनीतिक दुश्मनी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी महंगी भारी पड़ सकती है। क्या हम फिर से देख सकते हैं मोदी को पीएम बनते हुए? मोदी जी के लिए पीएम बनना 2029 में असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है। अगर कठिनाइयों को पार पा लेते हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मतलब चांसेस थोड़े हिल रहे हैं उनके। और अगर अभी जैसे बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और बीजेपी का बहुत फोकस है, बंगाल जीतना तो बीजेपी के लिए मतलब इतना बड़ा टास्क बन गया ममता बनर्जी की वजह से, तो अब आपको क्या लगता है कि कुछ है चांसेस पीएम मोदी के वहाँ पर सक्सेस? कुछ ग्रह जो है वो पॉजिटिव होने वाले हैं, तो वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन के ग्रह देखे जाते हैं। अच्छा। न कि प्रचार के दौरान। प्रचार के दौरान अभी भी बीजेपी का चांस बहुत कम बन रहा है, ज्यादा कम नहीं है। समझिए कि ममता बनर्जी से और बीजेपी का टकराव पूरा चल रहा है, आमना सामना चल रहा है, और थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, और 170 सीटें तक बीजेपी की आ सकती है बंगाल में। यानी ममता जी के जाने के चांसेस हैं इस बार बंगाल से? जाने के चांसेस हैं। ममता जी की कुंडली अगर आप देखो तो क्या लगता है उनका फ्यूचर? ममता जी की कुंडली में अब अवसान का समय है। हाँ, उनकी कुंडली के जो प्रबल ग्रह थे वो सब अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गए हैं, और इसलिए उनका जाना तय है। हालांकि टीएमसी बहुत ही, जो टीएमसी की कुंडली है उसके हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी बड़ी पावरफुल है, लेकिन जो नेतृत्व करता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो चूंकि टीएमसी के एक तरह के मालिक हैं वो, हालांकि मोदी जी बीजेपी के मालिक नहीं है, लेकिन टीएमसी की मालिक है वो, तो मालिक का प्रभाव जो होता है वो ज्यादा पड़ता है पार्टी पर, और जो मालिक नहीं होता उसका सामूहिक प्रभाव होता है। इसलिए वो कई लोगों के ग्रह के शुद्ध होने से, ठीक होने से वो आगे बढ़ जाता है। जब भी हम किसी राजनेता के बारे में बात करते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में, तो लोग सीएम योगी का बहुत नाम लेते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ऐसी इमेज है कि वो आगे आने वाले टाइम पे पीएम भी बन सकते हैं। तो उनकी कुंडली के हिसाब से आपको लगता है क्या उनके लिए पॉसिबल है पीएम बनना आने वाले टाइम पे? अभी तक तो योगी जी के दिमाग में ये है ही नहीं कि उनको पीएम बनना है। ना तो उनके ग्रह योग अभी ऐसा करने को कह रहे हैं, और ना ही उनके दिमाग में इस बात की। हालांकि वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनके पास कुछ गुरु की विशेष शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल ग्रह देखेंगे तो योगी जी का ग्रह कोई इतना ज्यादा प्रबल नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन गुरु का आशीर्वाद अगर मिल जाता है और उसके हिसाब से तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन योगी जी के अभी दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। और अमित शाह जी के चांस नहीं है बनने के। अगर मोदी जी की छत्र छाया में रह करके कुछ समय के लिए, जैसे बीच में मोदी जी छोड़ दें, तो कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए वो प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली के हिसाब से वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। मतलब उनकी कुंडली में इस चीज की ऐसा योग नहीं है। हम लोगों की जो कुंडली होती है वो काफ़ी कुछ हमारे बारे में डिसाइड क्या होगा, वो फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में बताती है। तो ऐसे विराट कोहली की कुंडली में ऐसा क्या अलग है जो उनको इतना कामयाब वो अपनी लाइफ में बने? विराट कोहली की कुंडली की राशि है कन्या, और लग्न है धनु, और धनु लग्न में शनि बैठा हुआ है, और राहु पराक्रम भाव में तीसरे घर में शनि के ही घर में बैठा हुआ है। तो शनि के घर में जब राहु बैठ जाता है और शनि पराक्रम लग्न में बैठ जाता है, तो दोनों का मिलकर पराक्रम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चौथे घर में उनका है मंगल। अच्छा। तो केंद्र में ही मंगल बैठ गया है, तो उनको कोई भी डिफीट आसानी से नहीं कर सकता। हालांकि गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कई बार 0 पर भी आउट हो जाते हैं, कम रन बना पाते हैं, कई बार खेलते रह जाते हैं, रन नहीं बन पाता, तो ये दिक्कत होती है। तो ग्रहों का गोचर में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव होता है, लेकिन ओवरऑल पराक्रम उनका बहुत बना रहेगा। जैसे तेंदुलकर का था, शुरू में पराक्रम बहुत हुआ, बीच में तेंदुलकर को कैप्टन बना दिया गया, तो कैप्टन बनाना गलत था। अच्छा, उनके योग में कैप्टन बनाना नहीं था, वो जबरदस्ती कैप्टन बनाया गया, जिसके लिए उनकी खेल भी प्रभावित हुआ और उनका कैरियर भी प्रभावित हुआ। नहीं तो तेंदुलकर अभी और भी रन बना सकते थे जितना साल खेले। जो उनका मतलब योग नहीं था उसके के चलते कैप्टन बनाए, तो 99 पर आउट होना उनका कोई 90 के बाद और 99 तक कभी भी आउट हो जाते थे अक्सर, लेकिन ये कम रन नहीं होता। लेकिन 0 पर आउट हो जाना, 10-20 रन बना पाना, 25 रन बना लेना, ये उनके कैरियर के लिए बहुत ही खराब
प्रदर्शन था, कैप्टेंसी का जो उनको मिला था। कुंडली हम आम लोग भी अपनी काफ़ी मतलब दिखाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए कि कोई हमें ऐसे उपाय मिल जाए जिससे हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उससे हम बच सकें। तो क्या कोई इंसान खुद से अपनी कुंडली देख सकता है अगर उसे कभी लगे कि मैं एक बार खुद से चेक कर लूँ, तो पॉसिबल है क्या? हाँ, कुंडली आप अपना खुद से चेक कर सकते हैं। एक सरल तरीका मैं बता देता हूँ आपको। कुंडली में पहले देखें कि आपकी कुंडली में लग्न क्या है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों में ही आपका कोई ना कोई लग्न होगा। सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपकी कुंडली सही बनी है कि नहीं बनी है। वो कैसे पता चलेगा? उसको जांच कर लें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अगर वह सही नहीं है तो कुंडली सही नहीं बन सकती। और अगर आपको अज्ञात है, इसमें से ज्ञान नहीं है, अगर मान लिया जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ याद है और समय आपको ऐसे कह दें कि 10 से 10:15 के बीच में हुआ था, तो ये 10 से 10:15 नहीं चाहिए एग्जैक्ट आपको टाइम। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि अगर जैसे मुझे लगता है कि मेरा जन्म 12:50 पे हुआ है और एक्चुअली में वो हुआ है 2 मिनट पहले, तो जो ये 2 मिनट का डिफरेंस है कुंडली में काफी कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, ये 2 मिनट के उससे दशाएं बदल जाती हैं। दशाएं बदल जाती हैं। हाँ, लग्न भी बदल सकता है। अच्छा, मतलब टाइम इतना इम्पोर्टेंट है। मंगली नॉन मंगली हो सकता है और नॉन मंगली मंगली भी हो सकता है इस 2 मिनट में। सर, इसमें लोकेशन कैसे मैटर करती है कि मेरा जन्म जिस स्थान पे हुआ है वो बहुत जरूरी है? उससे क्या फर्क पड़ता है कुंडली बनाने में? उससे फर्क ये पड़ता है, जैसे सूर्य है तो हम आम भाषा में कहते हैं सूर्य चलता है, जबकि एक्चुअल सूर्य चलता नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अरुणाचल में सूर्योदय 5 बजे से पहले हो जाता है, लेकिन दिल्ली में सूर्योदय 5 बजे नहीं होता। तो इसका फर्क पड़ता है। अब सूर्योदय के कारण जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। तो ग्रह की स्थितियां समय के अनुसार वो बदलते रहते हैं। ग्रहों का प्रभाव बदलता रहता है, ग्रहों के आने जाने के प्रकार बदलते रहते हैं, तो उससे ये प्रभावी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जन्म स्थान समय ये सब जरूरी है। तो उस स्थान का हम समय निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से इष्टकाल बनता है और इष्टकाल से ही सारे ग्रहों की स्थितियां तय होती हैं। इसमें ग्रहों के डिग्रियां भी होती हैं। कोई ग्रह 1 डिग्री का है, कोई ग्रह 29 डिग्री का है, तो एक शैशव अवस्था में है, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। एक 29 डिग्री का है, वो मृत अवस्था में है, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। चाहे भले ही कितना ही उच्च का हो और चाहे भले ही केंद्र में ही पड़ा हो, वो आपके लिए कारगर नहीं होगा। लेकिन मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। अगर लग्न आपका कोई भी है और लग्नेश कहीं भी है, जैसे लग्न मान लिया आपका सिंह है, 5 है, लग्न में 5 लिखा हुआ है, सिंह लग्न हो गया। अब सिंह लग्न का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य है अग्नि तत्व। तो सूर्य कहाँ बैठा है कुंडली में? मान लिया सूर्य बैठा है मकर राशि में, यानी आपका जन्म हुआ 8-10 जनवरी को हुआ, तो मकर राशि में सूर्य है। नहीं है, कुंभ में है, मकर में है, किसी और राशि में है। जैसे सूर्य लग्न में नहीं बैठा है सिंह राशि में, आपका मकर राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो लग्नेश को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उस दौरान आपको ये देखना है कि हम लग्नेश की पूजा करें, जप करें, लग्नेश को प्रभावी बनाएं। लग्नेश आपके फेवर में जितना होगा, कई ग्रहों के दोषों को वो स्वयं समाप्त कर देता है। चाहे कोई भी लग्नेश हो, सूर्य ही नहीं, कोई भी लग्नेश हो, जैसे मंगल ही आपका लग्नेश है या गुरु ही आपका लग्नेश है, तो वो आपको लाभ देगा। उसकी पूजा की जाती है। कई लोग ऐसे ही कह देते हैं कि आपका लग्नेश तो फला ग्रह है, इसलिए उसका फला रत्न पहन लो, तो लग्नेश के हिसाब से रत्न भी बता देते हैं, लेकिन वो उचित नहीं माना जाता। और आपके पास काफ़ी सारे लोग मेरे को लगता है कुंडली लेके आते होंगे, तो उनका ये सवाल ज़रूर होता होगा कि हम बिजनेस करें कि जॉब करें, तो ये आप कैसे देख के बताते हो? कुंडली में ऐसा क्या होता है कि जो ये बताता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि जॉब? ग्रहों की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा को रानी मान लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को एक एक ही राशि मिली हुई है। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा को कर्क राशि, और दोनों अगल बगल की राशियां हैं। इन दोनों को मिला हुआ है। लेकिन मंगल सेनापति होता है, उसको 2 राशियां मिली हुई है। अच्छा, मंगल की 2। शुक्र अमात्य होता है, यानी मंत्री होता है, तो उसको भी 2 राशियां मिली हुई है। गुरु होता है, जो राज परिवार होता है उसका गुरु होता है, तो गुरु को भी 2 राशियां मिली हुई है। लेकिन शनि वृत्य होता है, वृत्य यानी सेवक, तो शनि सेवक होता है, तो शनि का स्थान देखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं बिजनेस जॉब की, तो इसमें शनि का योग देखना पड़ेगा। अच्छा। अब शनि हमको बिजनेस भी कराता है, लेकिन शनि बिजनेस कब कराएगा?
जब आपका बुध मजबूत होगा। बुध को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, तो इसलिए जब बुध मजबूत होगा, आपकी कुंडली बुध का स्थान सही होगा, तो आप शनि के माध्यम से ही बिजनेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कॉर्पोरेट जगत है, इसमें शनि का योग नहीं होता, इसमें राहु का ज्यादा योग होता है, क्योंकि पैसा बहुत आता है, दिखता नहीं है। ऐसे ही राहु छाया ग्रह दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है, तो उसी तरह पैसा होता है कॉर्पोरेट जगत का, उसमें राहु प्रधान हो जाता है। और आप नौकरी करेंगे तो बुध आपका उसमें सही नहीं है, केवल शनि सही है, तो आप नौकरी ही करें। तो शनि आपको दासता देता है, नौकरी देता है, सेवक बनाता है। तो कहीं भी सरकारी भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य उत्तरदायी है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि सूर्य करता है। तो सूर्य की वजह से आप नौकरी में जा सकते हैं सरकारी में। अगर सूर्य आपका प्रबल नहीं है तो सामान्य नौकरी करनी पड़ेगी। अगला सवाल मैं पूछूंगी कि अगर किसी को अपनी कुंडली चेक करवानी हो तो कोई टाइम ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम पे हर किसी को अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, कि जब कोई प्रॉब्लम लगे तभी चेक करवाएं? कुंडली, मैं कहूँगा कि कुंडली आपको वर्ष में एक बार चेक करा लेनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पहले परंपरा थी, बहुत पहले परंपरा थी कि जब वर्ष प्रतिपदा आता था तो लोग पंडित जी के पास जाते थे और कहते थे, पंडित जी हमारा साल कैसा बीतेगा ये हमें देख करके बताइए, क्योंकि पंचांग नया आ जाता था, तो नए पंचांग के हिसाब से पंडित जी सब देख करके बताते थे। तो हर एक की अपनी राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से उनको जैसा जैसा लगता था वो बताते थे। अच्छी बातें थोड़ी बताते थे और जो बुरी बातें होती थी वो समझा देते थे कि ऐसे ऐसे समय बुरा होगा तुम्हारा, तो इसलिए आप जो है ऐसे ऐसे पूजा करना और इस समय ये पूजा करना और इस महीने में ये पूजा करना, तो आपको समस्याएं कम रहेंगी, थोड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो बताते थे पहले ये परंपरा हमारे यहाँ थी, लेकिन वो धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई। तो अब पंडित जी भी वैसे ही हो गए, अब सब कॉर्पोरेट हो गए तो पंडित जी भी कॉर्पोरेट हो गए, वो भी अपना मोबाइल से ही काम चला लेते हैं। लेकिन ये एक परंपरा थी तो लोग जाके पूछते थे। अब गांव में एक ही पंडित नहीं होते थे, कई पंडित होते थे, तो बहुत से लोग पूछने जाते थे, सबके पास जाते थे। तो एक पंडित के बाद दिन भर बताते बताते बीत जाता था उनका। तो उस दिन वर्ष प्रतिपदा को नया साल प्रारंभ हुआ है तो नया साल को क्या करना है, कुछ करना है, कैसे करना है, वो सब जानते थे। ये होता है। अच्छा, तो अपने आपका कहना है कि साल में एक बार करवा देनी चाहिए, और जो उपाय बताएं, जो उपाय बताए जाए वो करने चाहिए, वो लिख के रखना चाहिए कब से कब तक करना है हमें, और आपको याद रखना चाहिए। कितने कारगर साबित होते हैं उपाय? अगर मानो मुझे कोई उपाय बताया गया है, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, तो उसके कितने % चांसेस होते हैं कि इसका मुझे फल मिलेगा? कुछ है ऐसा? उसके चांस होते हैं, फल अवश्य मिलता है। अब फल मिलेगा, ग्रह भी अपना काम करेगा, आप भी अपना काम करेंगे। अगर आप पर शत्रु हमला करता है और आप चुपचाप खड़े रहते हैं तो जाहिर है कि आपको 2-4 घूंसे मार देगा। और अगर आप रोकने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं तो हो सकता है एक घूंसे के बाद वो दूसरा ना मारे, मतलब आपको, क्योंकि वो डर सकता है कि जब आपने हाथ रोक लिया तो आप भी मार सकते हो, ये सोच करके शायद दूसरा घूंसा ना मारे। तो ग्रह अपना काम करेगा, लेकिन आप अगर उसके उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभाव तो रहेगा, कम होता है, कम हो जाता है। हमारे शास्त्र में क्या कोई नेगेटिव एनर्जी का कुछ ऐसा जिक्र है, या उसके बारे में आप बताना चाहो कि क्या कहा गया है नेगेटिव एनर्जी को? नकारात्मकता जो होती है ये बहुत ही मतलब देखने और समझने की चीज होती है। ये जिसके ऊपर हावी होती है वही व्यक्ति समझ सकता है, दूसरे को समझने में बहुत काफी लोग बिलीव भी नहीं करते इस चीज में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, उनके सपने इस तरह के बुरे आते हैं, या वो हमेशा उदास बने रहते हैं, या उनके साथ कुछ बुरा होता रहता है, तो वो समझते हैं नेगेटिव एनर्जी है। हर चीज ग्रह दोष नहीं है, हर चीज नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन ग्रह दोष भी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाता है और नेगेटिव एनर्जी भी ग्रह दोष में बदल जाता है। यह प्रकृति के अलग अलग नियमों के ऊपर आधारित है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान बताया है। आप आराम से बैठ जाएं, बंद कमरे में बैठ जाएं और सूर्य का ध्यान करें। लाल सूर्य उग रहा है उसका ध्यान करें, और कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि मेरी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सूर्य चमक रहा है सामने और मेरी सांस अंदर बाहर आ रही जा रही है। 5 मिनट 10 मिनट ये करें, काफी हद तक आपकी नेगेटिव एनर्जी आप खुद ही ठीक कर सकते हैं।
वैसे कुछ लोग अलग अलग उपाय करते हैं, कपूर जलाते हैं, लौंग जलाते हैं, तो ये सब चीजें भी हैं। ऐसे कुछ उपाय आप बताना चाहें कि अगर किसी को फील हो रहा है उसके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसा कुछ छोटा सा उपाय है? कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो हफ्ते में 2 दिन नमक पानी में डाल करके आप उसका पोंछा लगाएं, ठीक है, तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी घर की जाती है। और कपूर तो रोज ही जलाएं। रोज कितने जलाने चाहिए? कुछ कपूर थोड़ा सा कपूर जलाएं। और कपूर आजकल तो मतलब अलग अलग कृत्रिम चीजें आ रही हैं, तो आप कोशिश करें कि भीमसेनी कपूर या देसी कपूर हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फूल वाले लौंग जलाइए साथ में, जैसे 2 लौंग जला दिए, 5 लौंग जला दीजिए, 7 लौंग जला दीजिए। इसी में 3 लौंग नहीं जलाना है, ये ध्यान रखिएगा, 1 लौंग नहीं जलाना है। अगर आपसे कोई मिलता है और वो बोलता है उससे नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो आप कैसे वो मतलब जान पाते कि हाँ इसमें उसको जो फील हो रहा है वो सही है? सबसे पहले मैं उसको प्रश्न कुंडली देखता हूँ उसकी, क्योंकि हर आदमी अपनी कुंडली लेकर घूमता नहीं है, हर आदमी को अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं होता, तो कहाँ से कहाँ कैसे करेंगे। तो इसलिए हम उसका सबसे पहले प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उसके हिसाब से प्रश्न के हिसाब से उसका उत्तर उसमें तलाशते हैं और उसी के हिसाब से उसको बताते हैं। फिर उसको पूछते हैं आपको और क्या क्या फील होता है। तो जब उससे हमारा मैच हो जाता है तो उसी के हिसाब से उसका उपाय बताते हैं, क्योंकि हर एक के लिए उपाय अलग अलग होते हैं, एक तरह का उपाय किसी का नहीं होता। मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि नेगेटिव एनर्जी फील होती है तो क्या मतलब सबसे पहले क्या फील होता है, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि बुरे सपने, और बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं। तो ये मतलब कैसे फर्क पड़ता है सपनों पे? जब बुरे सपनों में कई बार आदमी होता है कि जैसे ऊंचे से खुद गिर गया, हाँ, एक्सीडेंट हो गया खुद का, किसी दूसरे का एक्सीडेंट हो गया, कोई मरा हुआ देख रहे हैं, कहीं शमशान घाट में पहुंच गए तो लाशें जल रही हैं, ये सब उल्टा सीधा देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी जब होती है तो इन सबको दूर करने के लिए भी सब उपाय होते हैं। तो क्या दिखता है, किस तरह से दिखता है, कितनी एनर्जी है, और हर व्यक्ति का अपना ऑरा होता है जो ऑरा देखना जानता है। अब तो मशीनें आ गई हैं, वैज्ञानिक ने बना दी हैं, वैज्ञानिकों ने, तो उससे काफी चीजें दिख जाती हैं। उसका विश्लेषण करना पड़ता है। तो जो ऑरा देख सकता है वो ऑरा देख करके बता देगा कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, काली छाया आ रही है, क्योंकि ऑरा कई कलर में होता है, और जिगजैग है, एकदम सीधा है, किस तरह का है, कितना बड़ा है, कितना फैलाव है। अगर मैं कहूँ तो विवेकानंद का ऑरा बहुत बड़ा था, लगभग 200 मीटर के एरिया तक, इससे भी ज्यादा हो सकता है। उनका पॉजिटिव ऑरे में जो प्रवेश कर जाता था, जो उनके पास आ जाता था, वो उन्हीं का हो जाता था। अच्छा, उनकी जो एनर्जी थी, एनर्जी इतनी पावर थी, उनकी साधना इतनी बड़ी थी। उन्होंने ऐसी कौन सी साधना की? अगर मैं तो गुरु ने जो बताई होगी वो साधना की है। हाँ, उनके जो गुरु थे। तो ऐसा, वैसे माँ काली के भक्त थे, लेकिन गुरु के द्वारा जो साधनाएं दी जाती हैं वह गुप्त रखी जाती हैं। तो बाकी ओपन में तो माँ काली का ही माना जाएगा, लेकिन वैसे जो गुप्त साधनाएं उन्होंने की हैं वो तो किसी को पता नहीं है, वो तो उन्हीं को पता होगी। ये गुरु कैसे चुनते हैं? अगर मुझे लगे कि मुझे किसी को गुरु बनाना है तो कैसे, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा? तो गुरु बनाने से पहले हमारे गुरु जी कहते थे, गुरु को पहले ठोक पीट के देख लो। जैसे हम बर्तन खरीदने जाते हैं, ठोक पीट के देखते हैं भाई पिचकता है कि नहीं पिचकता, ठीक है कि नहीं है, इसकी आवाज कैसी है, टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, इसमें छेद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बर्तन को देखते हैं, बड़े घड़ा लेते हैं तो देखते हैं बड़े आराम से। तो गुरु को भी ऐसे ठोक पीट के देख लेना चाहिए, गुरु बनने लायक है कि नहीं व्यक्ति। हाँ, आजकल तो काफी फेक गुरु, क्योंकि गुरु धारण करने के बाद फिर सीधा सरेंडर ही होता है। अब गुरु ने आपको गाली दे दी तो भी ठीक है, आपको आशीर्वाद दे दिया तो भी ठीक है, थप्पड़ मार दिया तो भी ठीक है, क्योंकि गुरु के लिए एक बात कही गई है, एक संत ने कहा था, गुरु गूंगा गुरु बावला, गुरु देवन का देव, गुरु कितनो चेला होए सयाना, करे गुरु का सेवा। अगर गुरु की सेवा कर दे तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको हरा देगी। ये बहुत से संतों के साथ हुआ, समर्थ गुरु रामदास के साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। उनके कई शिष्यों ने चमत्कार किया है, इस चीज का। तो इसीलिए उनको समर्थ गुरु रामदास कहा जाता है, क्योंकि गुरु समर्थ होता है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपसे कोई इंसान मिलता तो आप बता सकते हैं उसको नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है कि नहीं है देखकर, जैसे भी आपने बताया कि ऑरा जो होता है। हाँ, अगर कोई सामने आता है तो 2-4 मिनट लगता है देखने में, एकदम से दृष्टि पूरी नहीं गिरा पाती, तो देख लेते हैं, पता लग जाता है नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है उसके अंदर। किसके अंदर? नेगेटिव एनर्जी की मात्रा होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है।
जिसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो पागल वाली स्थिति में आ जाता है। ये एनर्जी थॉट से आती है, कुंडली से कैसे आती है? ये कुंडली से नहीं पता चलता है। अच्छा। एनर्जी जो थॉट से आती है और आपके चारों तरफ के सराउंडिंग जो वातावरण होता है उससे आती है। अच्छा, तो काफी ध्यान से अपना वातावरण को देखना चाहिए आपके। तो उसके कई लोग बोलते हैं उनको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी फील होती है। हाँ, तो उनके लिए जैसे कुछ आप उपाय बताना चाहो, कुछ अलग करने का? क्योंकि कई लोग तो घर ही छोड़ देते हैं इस रीजन से, क्योंकि बोलते हैं कि हमें अच्छा फील नहीं हो रहा यहाँ पर, जब से शिफ्ट किया सपने आ रहे नेगेटिव। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जिनको नेगेटिव एनर्जी जैसे है, अगर मानते हैं कि उनके पास नेगेटिव एनर्जी है, उनको बुरे सपने आते हैं या कुछ ऐसा दिखाई देता है उनको कुछ भी, तो उनको सबसे पहले नमक का पोंछा लगाना चाहिए। अच्छा, उनके घर और उनको कपूर और लौंग घर में सुबह शाम जरूर जलानी चाहिए और उसकी धुनी देनी चाहिए। ये तो नजर उतारने के उपाय भी कुछ ऐसे ही होते हैं ना, जैसे नजर उतारने के तो पहले माताएं बहनें उतारती थी, अपना एक धागा ले लेती थी, उसमें सरसों के तेल उड़वा लेती थी और उसको जला देती थी और धीरे धीरे वो टपकता रहता था, होता रहता था, तो उससे नजर उतर जाती थी। मिर्च का धुआं कर देती थी तो उससे नजर उतर जाती थी। ऐसा कई उपाय, घरेलू उपाय हैं जो पहले माता बहनें करती रहती थी, तो नजर तो उतर जाती है और नजर भी लगती है। ऐसा नहीं है कि नजर हमारी नहीं लगती। अगर माँ है तो बेटे को भी, माँ की भी नजर लग सकती है। ऐसा नहीं है कि माँ है तो उसके नजर नहीं लगेगी, माँ की भी नजर बेटे को लग सकती है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक महिला को, बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा था, करीब 10 दिन का बच्चा था, वो दूध नहीं पी रहा था और माँ के दूध था तो दूध नहीं पी पा रहा था, तो दिक्कत हो रही थी, तो डिब्बे उब्बे का दूध लेके पिलाते थे। तो मुझे बताया, तो मैंने बच्चे को दिखाया, मुझे मैंने कहा नहीं इसका कुछ नहीं है, इसका तो ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा माँ कहाँ है इसकी? मैंने ऐसे पूछ लिया माँ कहाँ है इसकी? तो घर में है। मैंने माँ को बुलाओ। माँ आई, मैंने उसको कुछ क्रियाएं की, उसको बताया। मैंने कहा जाओ ये डिब्बा हुआ सब फेंको दूध का, माँ का दूध पिलाओ, बच्चा ठीक हो गया, माँ ठीक हो गई। और माँ का दूध पीने लग गया बच्चा। अब वो मुझे कल पड़ोस अड़ोस में प्रचार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कर दिया तो ठीक हो गया, 10 दिन से बच्चा दूध ही नहीं पी रहा। अब माँ को नजर लग गई थी। अच्छा, माँ को? हाँ, तो माँ को नजर लग गई, तो माँ के पास बच्चा जाएगा तो भागेगा, क्योंकि बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं है। और माँ में नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी के बच्चा नहीं जाएगा। क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है और 3 महीने तक ऐसा होता है बच्चा कि एकदम कोमल और पॉजिटिव एनर्जी का होता है। अगर उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे घेरने ना लग जाए तो वो बच्चा बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो तो पकड़ लेता है, उसको पता लग जाता है। वो किसी के पास गोद में जाने से अगर रो रहा है तो समझो उसके पास नेगेटिव एनर्जी हो जाना नहीं चाहता। बच्चे मना कर देते हैं। नहीं तो बच्चा कभी किसी को मना नहीं करता। 2-3 महीने का बच्चा जो है कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर उसके गोद से भागना चाहता है तो इसका मतलब ये उसके में गड़बड़ है, पहचान लेता है। और छोटा बच्चा है तो उसको अगर मुंह में घी डाल दोगे, देसी घी, तो घी असली है या नकली वो बता देगा। ये कैसे? वो कैसे बताता है कि उसके मुंह में घी डालोगे और उसने उल्टी कर दी तो समझो घी मिलावटी है। अच्छा। और अगर निकल गया तो समझो घी सही। अच्छा, बच्चों का इतना मतलब पॉजिटिव, इतना पॉजिटिवनेस होता है। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अच्छा, आयुर्वेद में ये चीज लिखी हुई है। ऐसे कोई जांच कैसे करेगा? लेकिन हर एक व्यक्ति को छोटा बच्चा नहीं मिल सकता 2-4-5 दिन का जो घी चटा दे और जांच कर ले। लेकिन एक जांच का तरीका है। अच्छा, इस चीज का एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी जो काफी लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि जाओ पॉडकास्ट तो पूछना, कि ये जो कलावा हम क्यों बांधते हैं हाथ में पूजा के समय, इसका क्या मतलब शास्त्रों में लिखा है? कलावा देखिए कई रंग में होता है। इसमें देखिए पीला रंग भी है, पीला भी है, लाल भी है। तो पीला गुरु का है और लाल सूर्य और मंगल का है। अच्छा। मंगल एनर्जी देता है, सूर्य एनर्जी देता है और गुरु हमें शांति देता है। तो ये तीनों चीजें हमें बहुत जरूरी है। तो सूर्य लाल जो है वो देता है क्या? एनर्जी देगा और हमें प्रॉस्पेरिटी देगा। और मंगल क्या देता है? शरीर में शक्ति देता है, जीने की शक्ति बढ़ाता है। और गुरु हमें शांत रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दिमाग को सही रखने के लिए बताता है। तो इसलिए कलावा बांधा जाता है। अब अगर कोई केवल लाल रंग का बांध देता है, कोई काले रंग का बांध लेता है, तो वो अलग अलग विधान है। काले रंग के कलावा वैसे हाथ में नहीं बांधना चाहिए, पैरों में भी लोग बांध लेते हैं, तो काले रंग के इस सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है।
काले रंग का जो काले रंग का, लोग कहते हैं नजर से बचाता है। वो नजर से नहीं बचाता है। नजर से बचाने के लिए और चीजें हैं। अच्छा। काला धागा नजर से नहीं बचाएगा। कई लोग गले में, पैर में, मैंने देखा ना, पहन के इसी रीजन से। नहीं, गले में अगर पहना हुआ है तो धागे को उसको बनाया जाता है। अच्छा। अगर उसको उस तरह से मंत्र अभिमंत्रित करके बना करके अब हाथ में भी पहनेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही लपेट लिया तो वो दिक्कत है, वो नेगेटिव एनर्जी। और जब हमें ये कलावा बांधा जाता है हाथ में, तो ये कब तक पहनना चाहिए? इसका भी कुछ है क्या? ये कलावे का नियम है। वैसे तो आपको हर 15 दिन पे बदल देना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन आप 1 महीने तक धारण कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद उसे बदलते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। 15 दिन का इसलिए रखा जाता है क्योंकि 15 दिन का ही पक्ष होता है। अच्छा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है, इसलिए 15 दिन रखा जाता है। लेकिन 1 महीना इसलिए कि दोनों पक्ष आ जाते हैं उसमें 1 महीने में, तो इसलिए 1 महीना। कहाँ रखे? निकाल के कोई कूड़े में फेंक देता है? नहीं, निकाल कूड़े में नहीं फेंकना होता है। इसको जैसे फूल हम सिला देते हैं तो वैसे ही इसकी प्रक्रिया ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, किसी पेड़ के नीचे चढ़ा दो, उस हिसाब से इसमें करना चाहिए। ठीक है सर। ये शुद्ध और पवित्र चीज है। हाँ, ये तो, और बोलते भी कि नेगेटिव एनर्जी को भी दूर रखती है ये, अगर आप इसे मानते तो। इसका मंत्र भी ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिबदनामि रक्षण माचला। तो ये रक्षा जो करता है हमारी, तो ये मंत्र भी इसीलिए बोला जाता है तो उस चीज का कि बलि राजा को भी बांध दिया था। काफ़ी लोगों का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अपनी शादी से रिलेटेड ही होता है। जिनकी शादी नहीं हो रही होती है उनको कहते कब होगी, तो इसके लिए आप क्या बताना, कुछ जैसे उपाय बताना चाहो कि कुंडली दिखाओ, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, विवाह अगर नहीं हो रहा है तो सामान्य उपाय है कि अगर लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका बृहस्पति कमजोर है, तो जल में हल्दी डालकर नहाए। हम क्या करते हैं, नहाते हैं तो फुहारा खोल लेते हैं और ऊपर से नहा लेते हैं। हमारा जल जो है आसमान से आता है, जमीन से नहीं आता। बाल्टी रखेंगे तो चाहे छत पर ही हो तो वो एक तरह से जमीन से लगा हुआ है, तो जमीन से उठा करके हम सिर पर डालेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव पड़ता है। लेकिन जब हम फुहारे से नहाते हैं ऊपर से, तो आसमान से जो जल टपकता है वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता। आसमान का जल सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही जल हमारे लिए पॉजिटिव होता है, ये जल नहीं पॉजिटिव होता, इसको हम नहीं कर सकते। तो हमें बाल्टी से जरूर नहाना चाहिए। फुहारे से नहाए, खूब नहाए, लेकिन थोड़ा सा 1-2 मग आप बाल्टी से भी नहाए, बाल्टी से जल। ये लड़कियों के लिए उपाय? हाँ, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, किसी के लिए भी नहाने का उपाय है। इससे आपके ग्रहों के दोष जो है ना वो कम होते हैं। अच्छा। अब जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय हम चम्मच से खाते हैं, बिल्कुल चम्मच का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें हाथ का प्रयोग करना चाहिए। 9 के 9 ग्रह इस हाथ में होते हैं, तो उन 9 ग्रहों से जब हम ग्रास लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है, तो भोजन सही ढंग से पचता है। अच्छा। और सही ढंग से पचेगा तो शरीर में लगेगा, ये होता है। तो हाथ से ज्यादा, हाथ से ही खाना चाहिए। हमें कोई मॉडर्न नहीं बनना है, क्योंकि अब छुरी कांटे से खा लिया, चम्मच से खा लिया तो हम मॉडर्न हो गए, ऐसा कुछ मॉडर्नता नहीं। अगर कोई चीज हमारे लिए नुकसान कर रही है तो उसको मॉडर्नता क्या करना है। अब किसी को कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी चीजें हैं, नुकसान कर रही हैं, डॉक्टर मना कर रहा है कि ठंडी चीजें मत खाया करो, तो कोल्ड ड्रिंक दिखाने के लिए पीना है लोगों को, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ये कोई तरीका नहीं। और जैसे लड़कियां कहती कि 16 सोमवार के व्रत रखने से शादी का जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या 16 सोमवार भी कोई और भी ऐसे मतलब फास्ट है जो विवाह के लिए कई बार होता है, मंगला गौरी की पूजा करा देते हैं और शिव जी की पूजा करा देते हैं, शिव पार्वती विवाह करा देते हैं, कई चीजें होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी करें तो लाभ मिलेगा। सबसे पहले कुंडली देखी जाती है, बृहस्पति कहाँ है, किस राशि में बैठा है, कितनी शक्ति है उसकी, और वह क्यों कारगर नहीं हो रहा है, कौन सा ग्रह रोक रहा है, अड़चन कहाँ आ रही है। तो जो अड़चन दे रहा है उसको भी मनाना है, और जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है उसको भी मनाना है। तो एक की पूजा करने से कैसे सही हो सकता है। वैसे अगर जल में गुलाब जल डाल करके, गुलाब जल नहीं हो तो गुलाब की पंखुड़ी डाल दी और उस जल से नहाया,
तो हमारे अंदर एक तरह की एनर्जी पॉजिटिव बढ़ती चली जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने का ये भी तरीका है। अच्छा, गुलाब से नहाने का भी इसमें है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो काफ़ी लोगों के मन में होते हैं डाउट, और वो सर्च करते रहते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगी, आप डायरेक्ट इनके आंसर लोगों को मिल जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं कि शनि दोष के उपाय क्या हैं, अगर आपको शनि दोष हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय है? शनि के दो तरह के दोष होते हैं। एक तो शनि की महादशा है। अब महादशा में शनि अगर आपके फेवरेबल है तो बहुत अच्छा काम करेगा, और अगर फेवरेबल नहीं है, कुंडली में फेवरेबल नहीं है, तो आपके लिए नुकसान करेगा। तो 19 साल की महादशा होती है, 19 साल तक आपको परेशान कर देगा। ऐसे 7.5 होती है, 7.5 साल तक परेशान करती है। ऐसे ढैया होती है, 2.5 साल तक परेशान करती है। तो अगर शनि पॉजिटिव है तो उसकी महादशा में आपको लाभ मिलेगा। और अगर शनि आपको परेशान कर रहा है तो सबसे सरल तरीका है, क्योंकि रोज आप कर नहीं सकते, लेकिन एक काम आप रोज कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि हम थोड़ा सा तेल अपने सिर में, सरसों का तेल लगाएं। 1 बूंद तेल आप अपने सरसों का तेल सिर में रोज लगाएं, तो शनि दोष का निवारण होता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल लगाकर नहाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। काले तिल पानी में डाल करके नहाएं, वो बढ़िया रहेगा। तो शनि दोष के निवारण के लिए ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि शनि देव के मंदिर में जाएं और शनि देव की मूर्ति पर अपने हाथों से सरसों का तेल चढ़ाएं। लेकिन शनि देव का अगर आंखें खुली हुई हैं, पट्टी नहीं बंधी हुई है, तो शनि देव का दर्शन ना करें। शनि देव के आंखों में ना देखें, कोशिश करें शनिदेव का पैर पर ही देखें, आंखें ना देख पाए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत ही आपको और प्रभावी करेगी, और वो मतलब नेगेटिव चीजें आपको बढ़ती चली जाएंगी। तो शनि के लिए दोष निवारण के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप मंत्र जाप सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। कौन सा मंत्र है वो? ओम शम शनिश्चराय नमः, जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि उसका विभक्ति लगा कर शनि है, मतलब शनि धीरे धीरे चलना, शनि मतलब धीरे धीरे। तो शनि धीरे धीरे चलता है, 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करता है, 30 साल में पूरी कुंडली घूमता है, 12 राशियां पार करता है शनि। 12 राशियों को घूमने में उसको 30 वर्ष लगते हैं। तो धीरे चलता है ना, कितना धीरे चलता है। तो ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। वैसे भक्ति करना ज्यादा अच्छा रहता है। और सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपको कोई भी ग्रह दोष है, कई चीजें का दोष है, कई चीजें आपके ऊपर हावी हैं और आपको बहुत परेशानियां हैं, तो किसी अच्छे संत के पास चले जाएं। संत आपके सारी चीजें हरण कर लेगा, क्योंकि उसके पास इतनी दिव्य शक्तियां होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इस तरह राहु केतु को शांत करवाने के उपाय? राहु छाया ग्रह है, केतु छाया ग्रह है। राहु सिर है, केतु धड़ है। केतु की आंखें नहीं है, राहु के शरीर नहीं है। राहु देखता है, राहु मस्तिष्क पर आक्रमण करता है, केतु शरीर पर आक्रमण करता है। अगर आपका नेगेटिव है तो आप, राहु अगर सही है तो आपको बहुत धन देगा। राहु धनदायक है। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे कोई भी इस तरह का, जैसे शेयर मार्केट है, जिसका पैसा कहीं दिखता नहीं है और पैसा बहुत होता है, ये सब राहु का देन है। अरबों खरबों की संपत्ति आपके पास है, राहु देता है। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनको भी कुंडली वुंडली का है कि मतलब किनको लगाना चाहिए, किनको? हाँ, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनको देखना चाहिए, कुंडली का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए और करवाना चाहिए और दिखाना चाहिए। उसके बाद इस पे, उसके बाद ही उसमें हाथ डालना चाहिए। क्योंकि उनका अगर राहु खराब है तो शेयर मार्केट से पैसा उनको नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि शेयर मार्केट पूरी तरह राहु पर डिपेंड है, जो दिखती नहीं है बस उस पे ही है। आपको सारे डिजिट होते हैं, दिखता कुछ नहीं है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, जेब में 1 रुपया नहीं है, 1 करोड़ के मालिक है, तो कहाँ है? बैंक में है, शेयर मार्केट में कहीं लगा हुआ है। ये होता है। उसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो काफी लोग पूछते हैं, वो सोमवार फास्टिंग को लेके है कि इसमें दूध पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए कि नहीं। काफी लोगों के मन में डाउट रहता है। सोमवार के व्रत में शिव जी की पूजा होती है और हम शिव जी को दूध चढ़ाते हैं। तो जब हम शिव जी को दूध चढ़ाएं तो हमने शिव जी को अर्पण कर दिया। तो अर्पण की हुई चीज को ग्रहण ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा,
इसलिए सोमवार के व्रत में दूध ना ही ले तो बहुत अच्छा रहेगा। चाय और चाय और कॉफी जो है ये अशुद्ध चीज है, अशुद्ध है, किसी भी व्रत में नहीं लेना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि चाय कॉफी जो है सब पेड़ पौधे से ही आया है, लेकिन जब आप उसकी बनने की प्रक्रिया देखेंगे, बनने की प्रक्रिया के बाद जब आपके पास पहुंचा है पैकेट में बंद होकर के, तो बनने की प्रक्रिया आप देखेंगे इतना अशुद्ध है, इतना गंदा है कि आपको व्रत में उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और व्रत में शुद्धता और पवित्रता की जरूरत होती है। व्रत ऐसे नहीं होता, शुद्धता और पवित्रता के लिए होता है, नाम के लिए नहीं होता कि हम उपवास रख रहे हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं, तो निर्जला भी रख सकते हैं, लेकिन पानी अगर पीते रहे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। बाकी एक दिन उपवास रह जाए, नहीं खाएं, तो ऐसा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन डिहाइड्रेशन हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको सोच समझ कर ही निर्जला उपवास रखें। और नवरात्रि के जो फास्ट होते हैं उसमें काफ़ी लोग हैं कि फास्ट रखे होते हैं बट खा सब कुछ रहे होते हैं, कि व्रत का नमक है और जो आटे की कट्टू के आटे की टिक्की होती है, तो ये कितना सही है आप अगर बोलें? हम सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल करते हैं, कट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब नवरात्रि के व्रत में इतना सारा हमें खाना कम चाहिए। हम जैसे उसमें आलू का भी इस्तेमाल करते हैं, आलू भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये वैदिक फसल नहीं है। इसमें कैसे रखना चाहिए अगर आप एक बार बताना चाहें कि नवरात्रि का तो सही प्रोसेस क्या है? नवरात्रि का अगर व्रत रखते हैं तो आप बिल्कुल सात्विक और शुद्ध भोजन करें। तो भोजन में आपको करना क्या है, एक समय खाएं या तो फल खाएं, ठीक है, फलाहार रखें, बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपको नमक के बिना नहीं रहा जाता है तो सेंधा नमक है, शाम को आपको समा के चावल की खिचड़ी बना लें, उसमें नमक डाल लें, खा लें। समा के चावल में बहुत शक्ति होती है, और दिन भर फलाहार करेंगे तो ठीक रहेगा। ये कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, अगर इस सब चीजों से ज्यादा चीजें खा लेंगे तो इससे पेट भर जाता है, ये हैवी चीजें होती हैं। तो हैवी चीजें आपने खा लिया तो व्रत किस बात का? हमारे शास्त्रों में क्या करवा चौथ व्रत का कोई मतलब उल्लेख है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड की तरह है? क्योंकि इस पे काफी करवा चौथ के व्रत का उल्लेख है, और ट्रेंड जो होता है हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। कई क्षेत्रों में जैसे बिहार में है कि आपका छठ पूजा होती है, अब ये ट्रेंड पंजाब में नहीं है, ये ट्रेंड तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कोई और ट्रेंड है। तो हर जगह का अलग अलग ट्रेंड चलता है। अब बंगाल में है दुर्गा पूजा होती है, बहुत धूमधाम से होती है, दिल्ली में नहीं होती है। अब दिल्ली में लोग करने लगे हैं, जैसे महाराष्ट्र में है गणेश पूजा होती है, बहुत लगभग वहाँ घर घर गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। अब दिल्ली में लोग सामूहिक रूप से रखने लगे हैं, घर घर कोई नहीं रखता। तो कई जगह का ट्रेंड होता है, और कई जगह का वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो ऋषि मुनियों ने जो उनकी परंपराएं डाली, तो उसके हिसाब से चलता है। अगला सवाल, प्रदोष व्रत के आप नियम बता दें और कितने रखने चाहिए? प्रदोष व्रत में ये होता है, शिव जी की पूजा होती है, और इसमें होता क्या है कि शिव जी की जब भी आप पूजा करें, तो कोई भी व्रत हो, किसी का भी व्रत हो, किसी देवी देवता का व्रत हो, उसमें आप शुद्ध और सात्विक रहें, सबसे पहला काम। दूसरा काम ये है, चाय कॉफी बिल्कुल ना लें, ये बिल्कुल अशुद्ध चीज है। अच्छा, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। और इसमें सबसे जरूरी है कि उस देवता का भावापन्न रहे, यानी उस देवता का ध्यान करते रहे। हम क्या करते हैं, प्रपंच ज्यादा करने लग जाते हैं। फोन आ गया किसी का, तुमने क्या किया, तुम्हें क्या हुआ, उसकी शिकायत, उसकी बातें, इसकी बातें करने लगते हैं। तो ये प्रपंच जो है हमारे व्रत के लिए बाधक है। किसी भी तरह की चीजों की ऐसी बातें हम ना करें, हम एकदम शुद्ध और सात्विक रहें। तो हनुमान चालीसा में आता है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी की पूजा जो करता है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यानी मन, कर्म और वचन, उससे अगर ध्यान करेंगे आप, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। कर्म से मतलब जो आप कुछ कर रहे हैं, और मन से और वचन से बोल करके भी आप जो कर रहे हैं, अगर ध्यान लगाएंगे भगवान का, तो उसका फल अवश्य मिलेगा, गारंटीड है। ये तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, और ये शास्त्रों में भी मिलता है। मन, कर्म और वचन, अगर आपने इनको साध लिया तो आपको सिद्धि मिलनी आसान हो जाएगी। और एकादशी व्रत में कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसे एकादशी व्रत है, उसमें चावल नहीं खा सकते। ये कुछ होता है कि किन लोगों को रखना चाहिए, किन को नहीं, कुछ ऐसा? एकादशी व्रत कई बार लोग
पारिवारिक दृष्टि से भी कुछ लोग नहीं रखते हैं कि हमारे खानदान में जैसे एकादशी व्रत नहीं रखा जाता, जैसे कुछ लोगों के परिवार में होता है, कुछ समाज में ऐसा होता है कि 13वीं बृहस्पतिवार को पड़ गई तो बृहस्पतिवार को नहीं करेंगे, या तो एक दिन आगे बढ़ा देंगे या एक दिन पहले कर लेंगे। तो ऐसा कोई, ये अपना सोचने का ट्रेंड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। केवल एकादशी में चावल नहीं खाना है, यही है। तो खा ले गलती से तो व्रत टूट गया नहीं। अगर नॉर्मली कहते जो रखते भी नहीं वो भी ना खाएं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो खा जो व्रत नहीं रखते हैं, हाँ, उनको खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बंगाल में होता है चावल ज्यादा खाते हैं लोग, वहाँ एकादशी व्रत करने वाले बहुत कम है। तो उसका है। हाँ, और वही देखिए आप मथुरा वृंदावन में, यहाँ चावल खाने का ज्यादा ट्रेंड नहीं है, रोटी खाने का ट्रेंड है, तो यहाँ एकादशी व्रत खूब रखते हैं लोग। तो ये जगह जगह का ट्रेंड होता है। जो भी अपनी कुंडली में आपका लग्न हो, 12 राशियां होती हैं, जो भी लग्न हो, लग्न का स्वामी कहीं भी बैठा हो, आपको वह नुकसान करेगा उस जहां स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप उसके लिए एक काम करें, उसकी पूजा करें, उस ग्रह का मंत्र जाप करें और उस ग्रह की पूजा करें। जहां भी कुंडली में बैठा हो वो आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश की पूजा करेंगे आप तो कई ग्रह दोष आपके दूर हो जाते हैं। ये सबसे बहुत जरूरी चीज है, ये सब पर लागू होता है। अगर आप कुंडली दिखाएं ना दिखाएं, किसी से पूछें ना पूछें, तो मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन उसकी पूजा करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, सूर्य की पूजा करना बहुत ही अच्छा है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि पुष्य नक्षत्र आता है, तो पुष्य नक्षत्र का टाइमिंग होता है अपना, कोई 24 घंटे होता है, कोई 25 घंटे का होता है, कोई 18 घंटे का होता है। बताएंगे कब? तो 27 नक्षत्र है, तो 27 नक्षत्र अपना समय समय पर आते रहते हैं। तो पंचांग में आप देख लीजिए किस दिन आ रहा है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है उस दिन रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में 2 घटी, घटी मतलब सामान्य भाषा में हम घड़ी कह देते हैं, लेकिन वो घड़ी शब्द नहीं है, शब्द घटी है। घटी का मतलब होता है 24 मिनट, एक घटी। 24 दूनी 48 मिनट, यानी लगभग 50 मिनट मान लीजिए। 50 मिनट आप बैठ करके लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करें पुष्य नक्षत्र को, रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में उठकर। अब उसमें करना क्या है, नहा धो करके साफ वस्त्र पहन के बैठना है, लाल आसन पे बैठना है, कुछ नियम का पालन करना है, दिया जलाना है, सब करना है। उसके बाद आप 48 मिनट यानी लगभग 50 मिनट आप मंत्र का जाप करें लक्ष्मी का। कौन सा मंत्र? लक्ष्मी का मंत्र कोई। ओम श्रीम श्रेयै नमः, ओम श्रीम श्रेयै नमः, ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। कई बार लोग प्रसीद का उच्चारण प्रसीद प्रसीद कर देते हैं, आधा ही बोल देते हैं, आधा नहीं बोलना है। आधा शब्द नहीं है, पूरा शब्द है। तो ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद पूरा बोलना है। जैसे गायत्री मंत्र में हम प्रचोदयात बोलते हैं, तो प्रचोदयात त का उच्चारण पूरा करते हैं। वो त पूरा नहीं, आधा त पूरा बोलेंगे, मात्रा बिगड़ जाएगी, गायत्री छंद बिगड़ जाएगा। और गायत्री मंत्र में व्याहृति होती है। व्याहृति में क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः, यह बोलना जरूरी है, तब मंत्र जागृत होता है। और गायत्री मंत्र शापित है, तो उसका शाप विमोचन भी कर लेना चाहिए। शाप विमोचन करके। श्रापित क्यों है ये मंत्र कुछ? ये क्योंकि गायत्री में शक्ति इतनी है कि लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया था, इसलिए उसको शापित करना पड़ा। तो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों ने मिलकर के शापित कर दिया, क्योंकि ये तीनों के ही अंडर में रहती थी। विश्वामित्र ने इनका खोज किया, वशिष्ठ इसके अधिष्ठाता थे, उसको मतलब मुहर लगाने वाले, हाँ भाई ठीक है। और ब्रह्मा उनके सब कर्ता धर्ता थे। तो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन तीनों ने शापित कर दिया। इन तीनों के शाप से पहले विमुक्त करना पड़ेगा, फिर गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और व्याहृति लगाने से ये होता है कि हमें अगर कोई त्रुटि हो गई, कोई अशुद्धि सी रह गई, तो वो ठीक हो जाती है। व्याहृति हमें अशुद्धियों को ठीक करने का मौका देता है, नहीं तो वो अशुद्धियां बढ़ती चली जाएंगी, गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। तो बोलने के लिए गायत्री मंत्र पूरा नहीं बोला जाता, बोलना भी नहीं चाहिए, लाउड आवाज में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अच्छा। आप मन में बोलें, लेकिन
कुछ कुछ आगे के शब्द वगैरह मैं बोल करके समझा दिया, जैसे जैसे उच्चारण करना है आपको। ये वेद का वर्णिक छंद है गायत्री, अनुष्टुप त्रिष्टुप छंद होते हैं वेदों में, तो ये भी एक वर्णिक छंद है। तो छंद को छंद के हिसाब से ही पढ़ा जाना चाहिए। इसमें 3 पंक्तियां हैं, व्याहृति लगाकर चौथी हो गई, तो 3 पंक्तियां हैं, 8-8 वर्ण के बाद यति है, विराम है। तो उसको विराम कैसे देना है ये गुरु से ही सीखा जा सकता है। तो इसको करना पड़ता है, इसको सीख करके आप करें, गायत्री एकदम आपको सटीक और सही ढंग से आपके लिए काम करेगी। लोग मंत्र जाप करते हैं और फिर कहते हैं कि मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं बनता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ऐसे आप कोई मंदिर, कुछ मंदिर के नाम बताइए जहाँ पर जाने से आपको फल मिलता ही मिलता है। कुछ ऐसे मंदिर हैं क्या? हाँ, हमारे जो भी ज्योतिर्लिंग है, जो शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, हमारे शक्तिपीठ हैं, तो इनमें सब में जाने पर आपको अगर भावापन्न होकर के, मतलब भगवान के शरणागत होकर के, सरेंडर करके आप चले गए, तो आप समझ लीजिए आपको कोई ना कोई लाभ मिलेगा जाने पे। कई ग्रह दोष दूर हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग में हम लोग जाएं तो ये बहुत ही, वैसे कई मतलब साधु संतों के बनाए हुए पीठ हैं, तो उन्होंने उस शक्ति को जागृत कर रखा है। उन शक्तियों में भी है, लेकिन वो अलग अलग हैं, जहाँ तहाँ हैं। जैसे अब बालाजी महाराज हैं, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी हैं, इनमें भी शक्तियां हैं बहुत। तो ये स्थापित जो की गई हैं बहुत पहले, मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे 7 पहाड़ों पर, मैं तो कई बार गया हूँ। 7 पहाड़ों पर कलयुग में जो हनुमान जी का मंदिर बना, सबसे पहले हनुमान जी की स्थापना होगी। अच्छा, उस मंदिर में। लेकिन 7 पहाड़ों पर लोग जाते नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। वो चढ़ना पड़ता है, और पहाड़ों में जो पत्थर हैं वो चुभते हैं बहुत, तो वो दिक्कत होती है। वैष्णो देवी मंदिर अगर कोई जाता है तो उसके लिए मतलब कुछ आप बताना चाहें कि? वैष्णो देवी मंदिर में जब आप जाते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि आप दर्शन कर लें, और दर्शन करके बाहर आपको कहीं भी ऐसी जगह कोने में मिल जाती है बैठ करके, और मंदिर की तरफ मुंह करके एकदम, और आप उनका ध्यान करें। आपको लगेगा कि वैष्णो देवी आपके सामने खड़ी है, महसूस होगा ऐसा। लेकिन उस तरह का आपका सरेंडर होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए उस चीज़ का। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जो अक्सर लोग पूछना चाहते हैं। और जब मैं आ रही थी तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन मुझे लिख के दिए थे जो मैंने आपसे पूछे हैं। तो होपफुली जो लोग ये पॉडकास्ट देखे उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले, जैसे आपने कुंडली घर आप खुद कैसे देख सकते हैं, इन सब के आंसर दिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।